नमस्कार साथियों, हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में कि 11 अधिवेशन हुए और उनमें क्या काम हुआ था। तो क्या संविधान सभा केवल अधिवेशनों में ही काम करती थी? नहीं, संविधान सभा का जो औपचारिक रूप था कि सभी कमिटीज़ वगैरह के पूरे सदस्य मिलकर अधिवेशन चलाते थे, लेकिन बैकग्राउंड में कमिटीज़ हमेशा चलती रहती थी। जब कमेटी का गठन किया जाता था और उसके बाद में जब तक वो रिपोर्ट देती थी तब तक कमेटी बिना रुके चलती थी और ये बैकग्राउंड में सारा काम होता रहता था। तो संविधान सभा का जो मेन काम सामने दिखता है वो अधिवेशनों में हुआ है और उसका बैकग्राउंड का काम कमिटीज़ में हुआ है। तो कमिटीज़ पहले अधिवेशन से ही बननी शुरू हो गई थी, लेकिन सेकेंड अधिवेशन में के बाद में कमेटियों की भरमार हो गई थी कि सारी कमेटियां ही सेकेंड अधिवेशन के बाद में बनी और 7वें अधिवेशन से पहले लगभग सारी कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसी के बाद में संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और उसके बाद में कमिटीज़ का काम कम रहा। उसके बाद में संविधान के वाचन का काम रहा था कि उसी के अनुच्छेदों को संशोधन करना और पाठ करना। तो आज इस लेक्चर में हम कुछ कमिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो एक इम्पोर्टेंट कमेटी है प्रारूप समिति, उसकी डिटेल में देखेंगे, बाकी का एक ओवरव्यू लेंगे। देखिए, टोटल जो कमिटीज़ बनी थी उनमें जो बड़ी कमिटीज़ है वो 8 कमिटीज़ थी और उनके आपको अध्यक्षों के नाम रखने के लिए कोई ट्रिक की यूज़ नहीं करनी है, वो बहुत ही सिंपल है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जिन कमेटियों के अध्यक्ष थे वो सभी संघ से जुड़ी थी, मतलब संघ वाले मैटर से जुड़ी थी। जैसे कि संघीय अधिकार समिति जिसमें 9 सदस्य थे, संघीय संविधान समिति जिसमें 15 सदस्य थे और राज्यों से समझौता करने वाली समिति। अब देखिए, 2 समितियां ऊपर वाली, एक तो संघीय अधिकार समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों तो संघ से डायरेक्ट जुड़ी हुई है और जो राज्यों से समझौता करने वाली जो कि एक संघ का ही मैटर है, इन तीनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। इसमें भी कोई याद रखने वाली बात नहीं है। और उसके बाद में हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष का काम यही होता है कि आप संविधान सभा का संचालन करें और उसकी प्रक्रिया के नियम बनाएं। तो ये 2 कमिटीज़ के अध्यक्ष थे, एक तो प्रक्रिया नियमन कमेटी और एक संचालन कमेटी। तो इसका भी आपको याद नहीं रखना है, कॉमन सेंस की बातें हैं। तो आप जहाँ ट्रिक यूज़ करनी है वहीं यूज़ कीजिए। और प्रारूप समिति जो 7 सदस्यों की थी, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ये थी कुछ 8 बड़ी कमिटीज़ और उसके अध्यक्ष। इसमें आपको मेंबर केवल प्रारूप समिति के ही याद रखने हैं। इसके अलावा छोटी छोटी कमिटीज़ भी बनी थी जिनके कार्य भी थोड़े गौण थे, जैसे कि संविधान सभा के कार्यों से लेकर समिति जीवी मावलंकर, कार्य संचालन समिति के मुंशी और सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, राष्ट्र के ध्वज संबंधित तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति इसके वरदाचारी। देखिए, ये कमिटीज़ इंपॉर्टेंट कैसे है कि इन पर्सनैलिटीज़ को लेकर इनके जो अध्यक्ष हैं उनके अनुसार ये कमिटीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीवी मावलंकर जो कि डोमिनियन विधानमंडल के पहले सभापति रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष है। और इसमें कन्फ्यूज़न भी है कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी ये तदर्थ समिति है, कुछ बुक्स में कृपलानी का नाम है, लेकिन दूर दूर तक उनका इस कमेटी से कोई रिश्ता नहीं था। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। और पट्टाभी सीतारमैया वही जो जिनका गांधी जी में सपोर्ट करते रहे हैं, वो सदन समिति के। इनके अलावा आपको कमिटीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। अब शुरुआत करते हैं हम प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए स्वीकृति दी और उसी समय गठन के बाद में संविधान का प्रारूप बनाने के लिए एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, बेनेगल नरसिम्हा राव।
BN राव। तो उन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया था, ना कि प्रारूप समिति ने। तो उन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था वो अक्टूबर 1947 को तैयार कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे देशों के, लगभग 60 देशों के संविधान, 1935 का एक्ट और इससे संबंधित सभी सामग्री को 3 जिल्दों में बांट दिया और उन्हीं 3 जिल्दों को सभी संविधान सभा के सदस्यों को बांट दिया कि आप स्टडी करो। सबको पता होना चाहिए कि दुनिया के संविधान कैसे हैं और हमें उनमें से कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। और जो ये 60 देशों के संविधान को भी 2 प्रकार से बांटा था। एक वो जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा थे, जैसे जो कि जिसमें आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सभी आते हैं, और इसके अलावा जो पहले से ही स्वतंत्र हैं जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, और फ्रांस का तीसरा गणराज्य संविधान। अभी तक तो फ्रांस के काफ़ी संविधान आ चुके हैं, शायद 5वां संविधान चल रहा है अभी, उस समय तीसरा संविधान आया हुआ था। तो इन सभी संविधानों को स्टडी करने के लिए उन्होंने सबको बांट दिया और खुद ने एक प्रारूप तैयार किया। उस प्रारूप में 240 खंड थे और 13 अनुसूचियाँ थी, जो कि अभी के संविधान से काफ़ी कम थे। अब जो अक्टूबर 1947 को उन्होंने प्रारूप बना लिया है, और अब बात रही कि इस प्रारूप पर फाइनल डिसीजन मतलब विचार कैसे करें, क्योंकि यह एक ही आदमी से बनाया हुआ संविधान का प्रारूप था। तो इसके लिए सत्यनारायण जी सिन्हा, उन्होंने एक सिफारिश की थी संविधान सभा से कि आप इसके विचार के लिए एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कीजिए। तो इन्हीं की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर गठन किया गया था। देखिए, सबसे पहले कहा था सत्यनारायण जी सिन्हा ने कि आपको कमेटी बना लेनी चाहिए, और उन्होंने 7 सदस्यों को सजेस्ट भी किया था। अब इसका काम किसने किया था? कार्य संचालन समिति, इसने कमेटी का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। तो ये आप एक डेट याद रखिएगा। और इससे पहले जो फैक्ट कि पहला प्रारूप BN राव ने दिया था। अब BN राव के प्रारूप को उस पर वाद विवाद करने के लिए कमेटी बैठाई गई थी। अब इस कमेटी का पूरा नाम था प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। इसके अगले ही दिन इसके अध्यक्ष भी चुन लिए गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसके जो 7 सदस्य हैं उनके नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, 2-3 नाम तो डायरेक्ट कृष्ण भगवान से संबंधित हैं, जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और कैम मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और BL मित्तर और DP खेतान। अब देखिए, ये सारे के सारे सदस्य संविधान सभा से निर्वाचित थे, लेकिन अगर किसी की रिक्ति हो जाए तो एक वहाँ पर नियम बनाया हुआ था कि अगर किसी भी रिक्ति हो तो सदस्य साथ ही रहने हैं, उसकी जगह पर संविधान सभा के अध्यक्ष मतलब कि राजेंद्र प्रसाद कोई दूसरा सदस्य नामांकित कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ भी, क्योंकि जो मित्र हैं उन्होंने संविधान सभा छोड़ दी, उनकी कुछ अनबन हुई थी और इसी कारण उन्होंने छोड़ी। तो संविधान सभा छोड़ दी तो जायज़ वो इसी कमेटी से भी निकल गए। तो इसकी जगह उन्होंने माधव राव को मनोनीत किया, और जो DP खेतान हैं उनकी मृत्यु हो चुकी थी थोड़े दिनों बाद में, तो उनकी जगह मनोनीत किया था TT कृष्णमाचारी। मतलब आपको नाम याद रखने हैं 9, 7 निर्वाचित और 2 मनोनीत, और किसकी जगह वो मनोनीत हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि 30 अगस्त को अंबेडकर को सभापति निर्वाचित कर लिया है कमेटी ने, और इसके बाद में इसकी प्रारूप समिति की टोटल 141 बैठकें हुई थी। 30 अगस्त से शुरू हुई थी, जो कि 141 बैठकों के साथ में इस समिति ने काम किया था। और प्रारूप समिति ने भारत को प्रथम तैयार संविधान दिया था, जो कि 21 फरवरी 1948 को, अभी सभा पटल पर रखा नहीं, अभी राजेंद्र प्रसाद को दिया, और उन्होंने वापस कमेटी को दिया है कुछ संशोधनों के साथ में। अब आती है मेन डेट जो आपको याद रखनी है। 7वां अधिवेशन शुरू हुआ था
4 नवंबर 1948 को, उसी दिन राजेंद्र प्रसाद ने जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था वो सभा पटल पर रखा और उसी दिन से इस पर पहला वाचन शुरू हो गया। मतलब इस पर वाद विवाद शुरू हो गए थे कि इसमें किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या संशोधन करना चाहिए, नहीं चाहिए, इस पर डिबेट शुरू हो गई। इसे ही पहला वाचन कहते हैं या फर्स्ट रीडिंग। ये चली थी अगले साल की 8 जनवरी तक, मतलब अगले साल की 8 जनवरी तक ये सेशन चला था, लेकिन सेकेंड रीडिंग इसी में शुरू हो गई थी। तो सेकेंड रीडिंग शुरू हुई थी 15 नवंबर को। 4 नवंबर को पहली रीडिंग शुरू हुई थी, सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर को, और जो सेकेंड रीडिंग है वो सबसे लंबी थी। और उसके बाद में तीसरी रीडिंग के साथ में इसे संविधान को अंगीकृत भी कर लिया था। अब बीच में एक चीज़ आती है कि इसमें एक ब्रिटिश हाउस का एक फॉर्मूला अपनाया गया कि वहाँ पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या यूज़ करते हैं। एक वहाँ पर उद्देशिका को सबसे लास्ट में, पहले आप कानून बनाओ और उद्देशिका पर बाद में चर्चा। तो यहाँ पर पूरा संविधान भी इसी तरह से बनाने की कोशिश की, सारी धाराओं पर विचार हो जाए और उसके बाद में इसकी प्रस्तावना पर विचार करेंगे। तो 17 अक्टूबर को जो सेकेंड रीडिंग भी ख़त्म हुई थी और 10वां अधिवेशन के अंदर ही उद्देशिका को इसमें अडॉप्ट कर लिया। अब संविधान लगभग तैयार है। अब थर्ड रीडिंग के लिए जो 11वां अधिवेशन है वो शुरू होता है और उसी में ये अंगीकृत हो जाता है। तीसरा वाचन शुरू हो गया था 14 नवंबर 1949 को और जो 26 नवंबर तक चला। 26 नवंबर के दिन ही संविधान को सभी ने साइन कर लिया था। अब बात करते हैं कि परिवर्तन से संबंधित अगर कुछ फैक्ट है तो देखिए, संविधान के लागू होते ही लगभग इससे पहले के सारे ही कानून हटा दिए गए। सिर्फ एक एक्ट लागू रहा था 26 जनवरी के बाद भी, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 का। इसके अलावा कुछ एक एक्ट तो 26 नवंबर को ही अडॉप्ट कर लिए गए और लागू हो चुके थे, लेकिन बाकी के 26 जनवरी को। अब इसकी डिटेल हम वैसे भी लास्ट वाले वीडियो में जिसमें फैक्ट पढ़ेंगे देखेंगे। हमने एक कमेटी पूरी कर ली है, प्रारूप समिति। इसमें 2 व्यक्तित्वों के नाम आते हैं तो उनके बारे में थोड़ी देख लेते हैं डिटेल। एक तो भीमराव अंबेडकर, वो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन विभाजन के कारण उनकी सीट चली गई और उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से वापस चुनाव लड़े थे। इन्होंने इससे पहले बंगाल से चुनाव लड़के जीत कर आए थे। तो उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी की सीट वैकेंट नहीं थी। वहाँ से कांग्रेस नॉमिनेटेड एक जयकर नाम से थे, वो पहली बार ही निर्वाचित हुए थे। उनको अपनी सीट वैकेंट करनी पड़ी और उसकी जगह भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा और वहाँ से जीत कर संविधान सभा के हिस्से बने। और दूसरा व्यक्तित्व जिनका नाम आता है BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, जो कि ICS थे, इंडियन कलेक्ट्रेट सर्विस में। तो इन्होंने ना कि भारत के संविधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बर्मा यानी कि म्यांमार के संविधान बनाने में भी उतनी ही अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने जो तत्कालिक वाइसराय थे माउंटबेटन, उन्होंने ही इसे नियुक्त किया था संवैधानिक सलाहकार के रूप में। और इसके बाद में वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो हेग में स्थित है उसमें भी न्यायाधीश निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा जब भारत अस्थायी सदस्य बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो उसमें भी प्रतिनिधित्व करने ही गए थे। इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट होंगे तो वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो हमने कमिटीज़ में एक और कमिटीज़ देख लेते हैं, वो है राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। बहुत शॉर्ट में 5 मिनट में इसे भी कवर करते हैं। देखिए, इसका गठन हुआ था 23 जून 1947 को और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और सदस्यों की एक लंबी लिस्ट है, इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, जिसमें मौलाना आज़ाद, सी राजा गोपालाचारी, सरोजिनी नायडू और गुप्ता वगैरह कुछ सदस्य थे। तो आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है। अब बात करते हैं कि उन्होंने ध्वज का कैसे चयन किया था।
ध्वज का चयन इन्होंने एक पहले ही कमेटी बना रखी थी, उसी के अनुसार, जो कि 1900 लगभग अगस्त 1931 में, तो लगभग तक इन्होंने फिक्स कर रखा था कि ध्वज कैसा बनाना है। अब इसे फाइनल डिसीजन में यह किया गया कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। ऊपर केसरिया होगी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे कलर की पट्टी, और बीच में अशोक चक्र होगा जिसमें 24 तीलियाँ होगी और ब्लू कलर का। और इसका अंगीकरण किया गया 22 जुलाई 1947 को, चौथे अधिवेशन में। तो जिस दिन इसे प्रस्तावित किया गया था उसी दिन इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। इस समय नेहरू जी ने 2 तरह के झंडे संविधान सभा में लाए थे, एक तो रेशम का और दूसरा सूती यानी कि खादी, और इन दोनों झंडों को ही राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया बाद में। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज़ ये हुई थी कि महिलाओं ने खुद का झंडा बनाया था, जो कि वुमेन एसोसिएशन ने अगले ही महीने यानी कि 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के पटल पर रखा था। हालांकि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था, लेकिन उनकी तरफ से एक ये इनिशिएटिव था कि महिलाओं की भी एक भूमिका होनी चाहिए। और बात करते हैं कि उन सदस्यों के बारे में जो संविधान सभा के तो नहीं थे लेकिन कमिटीज़ के थे और कमिटीज़ के अध्यक्ष भी रहे। तो सदस्य से ऐसे खूब सारे थे जो कमिटियों के रहे हैं, क्योंकि इसमें विशेषता और उनकी योग्यता के आधार पर उनकी ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन हमें थोड़े याद रखने हैं, वो है 5 नाम जो कि कमिटियों के अध्यक्ष रहे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और इसी के साथ में राजस्थान से किस किस ने पार्टिसिपेट किया था संविधान सभा में और महिलाओं के बारे में। तो इन्हीं अध्यक्षों में सबसे पहला नाम है वरदाचार्य, जिसका भी पहले हमने जिक्र भी किया था कि उच्चतम न्यायालय की तदर्थ समिति के ये अध्यक्ष रहे थे। तो इनका थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आरपीसी के जैसे ट्रेंड चल रहा है कि आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में पूछ के और ये पूछते हैं कि तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और उसके बाद में डिटेल डाल देते हैं उनकी बैकग्राउंड के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में 2-3 आदमियों का आपको बैकग्राउंड याद रखना है, बाकी का बस इतना ही याद रखना है कि कौन सी कमेटी के वो अध्यक्ष हैं। एक वरदाचार्य का बैकग्राउंड ये है कि जो वकील मद्रास लॉ जनरल था उसके संपादक थे, और साथ ही में मद्रास फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश भी, और इसके बाद में वो बने थे इस कमेटी के अध्यक्ष। अगले हैं नरलिन रंजन सरकार, जो कि एक उद्योगपति थे और बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता के अध्यक्ष भी थे, और कलकत्ता के मेयर भी बने थे बाद में, और जनरल गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्य भी, जो कि 41-42 के टाइम में ये बने थे। और बंगाल सरकार के वित्त मंत्री ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। यह अध्यक्ष रहे थे संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति के। इसके बाद में एस.के. दर, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे और सभापति थे बासाई प्रांत आयोग के। उसके बाद में उषानाथ सेन, जो कि प्रेस दीर्घ समिति के अध्यक्ष रहे थे, और इससे पहले ये एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे थे। और बी.एन. राव के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन यह कमेटी के अध्यक्ष एक तो संवैधानिक सलाहकार थे, और इसके अलावा भारतीय राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु राज्य मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी के ये अध्यक्ष भी थे। अब बात करते हैं कि राजस्थान से जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, टाइम टू टाइम लोगों में बदलाव होते गए कि पहले ये रहे फिर ये रहे। हमें लास्ट वाली लिस्ट याद रखनी है जो राज्यसभा की साइट पर भी अवेलेबल है। तो 11 लोग थे जो राजस्थान से पार्टिसिपेट किया था संविधान सभा में। सबसे पहला नाम वी.टी. कृष्णमाचारी, जिसका हमने कई बार जिक्र पहले भी कर लिया है। इसके बाद में हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता और जय नारायण व्यास। ये मॉडर्न राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी हैं, तो इनका तो सबने नाम सुना है। अब नाम आपको याद रखने हैं दलेल सिंह और राय बहादुर और जसवंत सिंह जी और सरदार सिंह जी खेतरी।
तो ये टोटल 11 इसके संविधान सभा के मेंबर थे जो एज देसी राज्यों के इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि जो अजमेर मेरवाड़ा है उससे तो संविधान सभा की शुरुआत में ही यहाँ से पार्टिसिपेशन हो चुका था। अब बात करते हैं संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी इसके बारे में पढ़ा था कि टोटल जितने भी विधानसभा की जितनी भी चर्चाएं हुई उनमें 2% हिस्सा महिलाओं का था, जिनमें जी दुर्गाबाई सबसे ज़्यादा बोली थी, लगभग 23,000 वर्ड। तो पूरी संविधान सभा की कार्य प्रणाली में जितने भी लोग जुड़े थे उनमें 15 महिलाएं थी। शुरुआत में 15 थी और लास्ट तक 15 थी, लेकिन बीच में बंटवारे के कारण जो एक कम हुई थी वो पुनर्निर्वाचित होकर इसमें बन गई। 2 ऐसी थी जो पाकिस्तान में चली गई थी, लेकिन आपको याद रखना है 15 महिलाएं थी, जो कि पहली बैठक में 9 महिलाएं थी। 15 महिलाओं का एक बार आप नाम जरूर देख के जाएगा एग्ज़ाम से पहले। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन और जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन, बेगम आज़ाद रसूल, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, लीला रे, रेणुका रे और एनी मस्करीनी। तो 15 में से आपको कुछ तो ऐसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो आपको वैसे भी याद रखने हैं। जैसे कि एनी मस्करीनी देसी राज्यों से एकमात्र प्रतिनिधि थी, महिला प्रतिनिधि, और बेगम आज़ाद रसूल मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी एकमात्र। तो 2 ये याद हो गए। जी दुर्गाबाई सबसे ज़्यादा चर्चाओं में भाग लेने वाली, और हंसा मेहता जिसने राष्ट्रीय ध्वज जो कि 12 जुलाई को अंगीकृत किया गया था उसके 1 महीने बाद में 14 अगस्त को वुमेन एसोसिएशन की तरफ से झंडा बनाकर लाई थी। और इसी के साथ में कुछ और जैसे कि दक्षिणायनी वेलायुधन वगैरह, इन्होंने कुछ विशेष जैसे कि महिला अधिकारों से संबंधित डिबेट में काफ़ी हिस्सा लिया था। और जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर, इससे बाद में जो मेन कैबिनेट बनी थी संविधान लागू होने के बाद में, स्वतंत्र भारत के 1947 के बाद में, उस कैबिनेट में उन्होंने विभाग भी संभाला था स्वास्थ्य का। तो इसके अलावा आपको महिलाओं के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी है। बेगम आज़ाद रसूल पहले संविधान सभा में मुस्लिम लीग की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन विभाजन के बाद में इन्होंने वापस पुनर्निर्वाचित हुई थी और संविधान सभा की भाग बनी थी। तो जो इम्पोर्टेंट ये 4-5 नाम इनको था, आप याद रखिएगा। और जो दक्षिणायनी वेलायुधन है, ये एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि भी रही है। तो जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं लगभग हमने सारे देख लिए हैं। और अब बात आती है कि क्या संविधान सभा की हमने 2 तरह की कार्यप्रणाली देख ली। एक तो जो फ्रंट में होती थी अधिवेशन या सत्रों में, और इसके बैकग्राउंड में कमिटीज़ काम करती ही रहती थी। तो हमने अधिवेशन पढ़ लिए, कमिटीज़ पढ़ ली। अब संविधान सभा का एक और भी काम था। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में इस पर एक और काम आ गया कि यह एक विधानमंडल की तरह भी काम करेगा। तो उस पर बात करने के लिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे कि संविधान सभा ने एज ए डोमिनियन विधानमंडल कैसे काम किया था। और उसी के साथ में हमारी संविधान सभा का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और संविधान निर्माण से संबंधित सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और उसी के बाद में हम शुरू करेंगे संविधान को।